हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बहुत समय से आप लोगों के लिए असाइनमेंट के जो सॉल्यूशंस हैं, मंथली असाइनमेंट सीजी बोर्ड के जो आते हैं, उनके सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए माह अक्टूबर असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 10वीं विषय है विज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको सवाल दिया हुआ है, प्रश्न एक है, निम्नलिखित को संक्षेप में लिखिए। तो किसको किसको लिखना है हमको? अयस्क, खनिज, ठीक है, और धातु, मल और गालक, इनके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले अयस्क से। अयस्क में क्या दिया हुआ है? अयस्क उन खनिजों को कहा जाता है जिससे धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक ढंग से किया जा सकता है। इसमें धातु पर्याप्त मात्रा में होती है। उदाहरण क्या हो सकता है? आयरन निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क Fe2O3 से किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है खनिज। खनिज में क्या लिखा हुआ है? धातुओं के वे यौगिक जिनमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है तथा पृथ्वी के अंदर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना कठिन है। उदाहरण क्ले, अभ्रक इत्यादि। ठीक है, फिर तीसरा है धातुमल। धातुमल क्या होता है? प्रगलन की क्रिया में गालक पदार्थ अशुद्धियों से मिलकर कम गलनांक वाले जो गलनीय पदार्थ बनाते हैं, उसे धातुमल कहा जाता है। उदाहरण क्या है? लोहे के प्रगलन में कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 नामक धातुमल बनते हैं। गालक क्या है? वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके गलनीय धातुमल बनाते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं। पहला अम्लीय गालक, सिलिका SiO2, बोरेक्स Na2B4O7 10H2O आदि अम्लीय गालक हैं। क्षारीय गालक कौन से हैं? CaO तथा MgO आदि क्षारीय गालक हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। पहला अयस्क सांद्रण, दूसरा ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन, तीसरा वात्या भट्टी का नामांकित चित्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अयस्क सांद्रण किस प्रकार से होता है। तो हेमेटाइट से अयस्क सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है। इस विधि में जब बारीक पीसे अयस्क को जल की तीव्र धारा में खलबलाते हैं तो कम घनत्व होने के कारण मिट्टी, रेत आदि की अशुद्धियां बहकर निकल जाती हैं तथा शुद्ध धातु अयस्क के उच्च घनत्व वाले भारी कण के साथ तलों में बैठ जाते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट है ऑक्साइड का धातु में अपचयन या फिर प्रगलन। तो भर्जित अयस्क को कोक सी या चूने के पत्थर CaCO3 के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में प्रगलित करते हैं। जैसे जैसे चार्ज नीचे की ओर जाता है उसे भिन्न भिन्न तापक्रमों से होकर गुजरना पड़ता है। प्रारंभ में ताप 200 डिग्री सेल्सियस तथा अंत में 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वात्या भट्टी में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से है। पहला होगा अपचयन का क्षेत्र। तो इस क्षेत्र का ताप 400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस क्षेत्र में होने वाली अभिक्रियाएं निम्नलिखित होती हैं। तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं देख सकते हैं? 2C, ठीक है, कोक के साथ ऑक्सीजन मिक्स हुआ तो ये बन गया 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये जो Fe2O3 जो हमारा अयस्क है वो मिक्स हुआ तो ये बन गया 2Fe3O4 और CO2 गैस उसमें बनी। फिर CO के साथ Fe3O4 मिक्स हुआ तो 3FeO और CO2 गैस बनी। ठीक है, फिर CO के साथ FeO मिक्स हुआ। ठीक है, तो हर बार जो उत्पाद बन रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिक्स हो रहा है। जैसे देखिए, ये सबसे पहले अयस्क था, इससे ये उत्पाद बना, ये उत्पाद फिर से इसके साथ मिक्स हुआ। ठीक है, फिर इसके फलस्वरूप ये उत्पाद बना, फिर ये उत्पाद इसके साथ मिक्स हुआ, फिर इस प्रकार से ये लास्ट में हमको Fe+CO2 मिलता है। Fe जिसको हम बोलते हैं स्पंजी लोहा। ठीक है, अब इसके बाद आता है धातुमल का क्षेत्र। तो धातुमल के क्षेत्र में क्या हो रहा है? इसका ताप 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? कैल्शियम, कैल्शियम ये देख सकते हैं CaCO3। ठीक है, CaCO3 को हम क्या बोलते हैं? CaCO3 को हम बोलते हैं चूने का पत्थर। तो इस चूने के पत्थर के साथ, है ना, चूने के पत्थर का पहले अपघटन हो गया तो CaO+CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विखंडित हो गया। फिर CaCO3 के साथ ये C मिक्स हुआ तो CaO और 2CO बन गया। ठीक है, तो CaO के साथ SiO2 मिक्स हुआ तो ये हो गया CaSiO3। तो ये बन गया हमारा धातु मल। ठीक है, सा है दहन तथा गलन क्षेत्र। तो दहन तथा गलन क्षेत्र में क्या होता है? इसका ताप 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस ताप पर स्पंजी आयरन पूर्ण रूप से पिघल जाता है। पिघला हुआ लोहा बचे हुए कार्बन से संतृप्त हो जाता है। धातुमल भारी होने के कारण नीचे एकत्रित हो जाता है, जिसमें कुछ मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस तथा मैग्नीज की कुछ अशुद्धियां होती है। इसे अपन कच्चा लोहा कहते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा आप देख सकते हैं वात्या भट्टी का चित्र किस प्रकार से बना है। तो पूरा वात्या भट्टी का चित्र इस प्रकार से बनता है। ऊपर से हम शुरू करते हैं। ये उसका मुख है, यहाँ पर से ये, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप भर्जित अयस्क, ठीक है, चूना पत्थर, कोक इत्यादि को डाल सकते हैं। व्यर्थ की जो गैसें हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। यहाँ इस
स्तर का तापक्रम होता है 400 से 900 डिग्री सेल्सियस। इस स्तर का तापक्रम होता है 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये होता है 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देख सकते हैं ऊपर जो हमने समीकरण बनाए हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। दहन तथा गलन क्षेत्र, इसका ताप कितना है 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका दहन और गलन क्षेत्र, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर वाला देख सकते हैं 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर है, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस है आपका धातुमल का क्षेत्रफल। तो ये धातुमल का क्षेत्र हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। और इससे ऊपर वाला जो है, इससे ऊपर वाला आप देख सकते हैं आप चयन का क्षेत्र। तो आप चयन का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक के, 400 डिग्री से 900 डिग्री सेल्सियस तक के, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आप चयन वाला क्षेत्र हुआ, ठीक है। ये धातुमल वाला क्षेत्रफल और ये दहन और प्रगलन वाला क्षेत्रफल, ठीक है। और नीचे ये यहाँ पर हमारा पिघला लोहा यहाँ पर से निकलता है, प्राप्त होता है, और यहाँ से धातुमल हमको प्राप्त होता है, यहाँ से गर्म हवा पास हो सकती है, ठीक है। तो ये वात्या भट्टी का चित्र हो गया। अगला सवाल हम देख सकते हैं कि धातु और अधातु में कोई 4 अंतर लिखिए। तो क्या क्या अंतर है देख लीजिए। पहला अंतर है धातुओं में एक विशेष चमक पाई जाती है, अधातु में कोई चमक नहीं होती, केवल ग्रेफाइट को छोड़ करके, ठीक है। फिर दूसरा है अधिकतर धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातुएं जो होती है ऊष्मा विद्युत की सुचालक नहीं होती, ग्रेफाइट को छोड़ करके, ठीक है। धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है, अधातुएं भंगुर होती मतलब आसानी से टूट जाती हैं। धातुओं के कथनांक और गलनांक उच्च होते हैं और अधातुओं के कथनांक और गलनांक न्यून होते हैं, ठीक है। प्रश्न 4 क्या है, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर स्थित हों तो उसके सम्मुख रखी किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या चित्र सहित बताइए, ठीक है। तो ये देख सकते हो किस प्रकार से ये दो समतल दर्पण यहाँ पर देख सकते हैं। ये दर्पण नंबर 1 ये वाला और ये वाला है दर्पण नंबर 2, दोनों एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हुए स्थित है, ठीक है। यहाँ इनके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है। तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है आप एक बार चित्र को अच्छे से देख लीजिए। ये चित्र इस प्रकार से हमारा चित्र दिया हुआ है। ये दर्पण 1 दर्पण 2, उसके बीचों बीच में वस्तु एक सिक्का रखा हुआ है, ठीक है। ये O है, ये वाली स्थिति O है, ये O1 की स्थिति है, ये O2 की स्थिति है यहाँ पर, ठीक है। और ये O3 की स्थिति, ये आभासी दर्पण नंबर 1 हो गया, ये आभासी दर्पण नंबर 2 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से पूरा चित्र है। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से होगा। जब दो समतल दर्पणों को एक दूसरे से समकोण पर रखा जाता है तो नीचे दिए गए चित्र के अनुसार प्रतिबिंब रचना होती है। अब किस प्रकार से प्रतिबिंब रचना हो रही है देख लेते हैं। ये नीचे आ जाइए। हाँ, चित्रानुसार दर्पण 1 द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब O1 पर बनता है और इसी प्रकार दर्पण 2 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब O2 पर बनता है, ठीक है। दर्पण 1 द्वारा दर्पण 2 का प्रतिबिंब दर्पण 1 के पीछे बनता है। यह दर्पण 2 का आभासी प्रतिबिंब होता है। यह आभासी दर्पण O1 पर बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब को वस्तु मानकर उसका प्रतिबिंब O3 पर बनाता है। इसी प्रकार दर्पण 2 द्वारा बने प्रतिबिंब दर्पण 1 के आभासी प्रतिबिंब द्वारा आभासी वस्तु O2 का प्रतिबिंब भी O3 पर बनता है। अतः दो लंबवत दर्पणों के मध्य रखे किसी वस्तु के कुल 3 प्रतिबिंब ही बनते हैं, ठीक है। अतः प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। कौन सा सूत्र, 360 थीटा माइनस 1। तो यदि दो दर्पणों के बीच में कोण कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ये थीटा की जगह यहाँ पर आप रख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ पर आपने रख दिया। मान हल करेंगे तो 4 - 3 बराबर 1। तो एक प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता है, सॉरी 4 - 1 बराबर 3, तो इस प्रकार से 3 प्रतिबिंब बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, स्नेल का नियम लिखिए। पार्ट ए और पार्ट बी में लिखा हुआ है एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर की गहराई पर प्रतीत होती है तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले ए भाग देख लेते हैं। स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपातों के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो ज्या का अनुपात मतलब साइन थीटा 1 बटे साइन थीटा 2 बराबर N2 बटे N1, जहाँ N2 क्या है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और N1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। इस प्रकार से ये चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। अब बी पार्ट इसका कहता है, हमें ज्ञात है कि पानी का अपवर्तनांक। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है जी, A म्यू W बराबर 1.33। 1.33 को हम लिख सकते हैं 4/3। आभासी गहराई हमको दी हुई 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब A म्यू W को एक्चुअल में हम क्या लिख सकते हैं वास्तविक रूप में, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई बराबर ये इधर गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा, तो A म्यू W गुणित आभासी गहराई। तो A म्यू W हुआ 4/3 गुणित 75 बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा उत्तर हुआ। तो इस प्रकार से हमारा असाइनमेंट यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आने वाले जो असाइनमेंट्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए, इसके अलावा बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स के लिए भी, ठीक है। आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है वही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।